सोचिए, एक ऐसा नाम जो इतिहास से ज्यादा मुझे लगता है किंवदंती जैसा लगता है। बिल्कुल। एक ऐसा शख्स जिसने, आप सोचिए, सिर्फ 32 साल की उम्र तक उस वक्त की जो ज्ञात दुनिया थी उसका नक्शा ही बदल दिया था। पूरी तरह से। और आज भी, मतलब सदियों बाद भी, उसका नाम हिम्मत, रणनीति और एक कभी ना बुझने वाली महत्वाकांक्षा का दूसरा नाम है, सिकंदर महान। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है जेकब एबट की अलेक्जेंडर द ग्रेट, द राइज एंड फॉल ऑफ अ कॉन्करर। और इसे पढ़ते हुए एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आता है। हम उसे महान या द ग्रेट तो कहते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि इस शब्द के पीछे है क्या? बिल्कुल, और यही इस किताब की सबसे बड़ी खासियत है। ये सिर्फ उसकी लड़ाइयों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट, एक मनोवैज्ञानिक चित्र बनाने की कोशिश है। सवाल ये है कि ये महान शब्द उसकी जीतों से जुड़ा है या उसके इरादों से। सही। इस किताब के जरिए हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे, उसके बचपन के पहले सबक से लेकर उसकी आखिरी सांस तक। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर इंसान की होती है, उसके बचपन से। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया में राजा फिलिप द्वितीय और ओलंपियास के घर उसका जन्म हुआ। किताब कहती है कि वो बचपन से ही अलग था। उसमें एक बेचैनी थी, कुछ कर गुजरने की आग थी। और इसका सबसे पहला और सबसे मशहूर किस्सा है उसके घोड़े बुसेफालस का। हाँ, बुसेफालस की कहानी। ये कोई आम घोड़ा नहीं था। एक तरह का जंगली जानवर था जिसे बड़े बड़े योद्धा भी काबू नहीं कर पाए थे। सबने हार मान ली थी। बिल्कुल सबने। लेकिन किशोर सिकंदर ने जो देखा वो किसी और ने नहीं देखा। उसने देखा कि घोड़ा असल में किसी और से नहीं, अपनी ही परछाई से डर रहा था। और उसने किया क्या? उसने घोड़े से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसने बस घोड़े का मुंह सूरज की तरफ घुमा दिया। परछाई पीछे चली गई, डर खत्म हो गया और घोड़ा काबू में आ गया। ये सिर्फ एक घोड़े को काबू करने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है ना? यहीं से उसके किरदार की पहली झलक मिलती है। ये ताकत का प्रदर्शन नहीं था। नहीं, ये समझदारी और मनोविज्ञान का इस्तेमाल था। उसने समस्या पर हमला नहीं किया, समस्या की जड़ को समझा। और इसका क्रेडिट वो सीधे सीधे उसके गुरु, दुनिया के महानतम दार्शनिकों में से एक अरस्तू को जाता है। ये बात ही अपने आप में कितनी असाधारण है। एक भावी विश्व विजेता को कोई महान सेनापति नहीं बल्कि एक दार्शनिक पढ़ा रहा था। तो अरस्तू ने उसे सिर्फ तलवार चलाना तो नहीं सिखाया होगा? बिल्कुल नहीं। अरस्तू ने उसके दिमाग को तेज किया, उसे तर्क, विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, इन सब की शिक्षा दी। उन्होंने सिकंदर के मन में एक विचार डाला जो शायद उसकी पूरी जिंदगी का आधार बना। कौन सा विचार? फिलॉसफर किंग का विचार। एक ऐसा राजा जो सिर्फ ताकतवर न हो बल्कि ज्ञानी और न्यायप्रिय भी हो। अरस्तू का मानना था कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, ज्ञान में होती है। लेकिन ये सारा ज्ञान और दर्शन ये धरे के धरे रह जाते अगर वो अपनी पहली ही चुनौती में फेल हो जाता। सही बात है। जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसके पिता राजा फिलिप, उनकी हत्या कर दी गई और अचानक एक नौजवान लड़के के कंधों पर एक अस्थिर साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी आ गई। और ये उसके लिए एक तरह का ट्रायल बाय फायर था। जैसे ही दुश्मनों को पता चला कि फिलिप मर गया है और गद्दी पर एक 20 साल का लड़का बैठा है, उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है। हाँ, उन्होंने सोचा कि ये मैसेडोनिया को तोड़ने का सबसे सही मौका है। चारों तरफ से विद्रोह की आग भड़क उठी। लेकिन किताब बताती है कि उसने विद्रोह को सिर्फ दबाया नहीं, बल्कि इतनी बेरहमी और बिजली की तेजी से कुचला कि सब हैरान रह गए। एक शहर था थीब्स, जिसने बगावत की थी, उसे उसने पूरी तरह से मिटा दिया। ये तो अरस्तू की न्यायप्रिय राजा वाली शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ लगता है। ये शक्ति और ज्ञान का संतुलन का पहला प्रैक्टिकल टेस्ट था। उसने शायद ये समझा कि ज्ञान को लागू करने के लिए पहले शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। उसने एक क्रूर लेकिन बहुत स्पष्ट संदेश दिया, मैं अपने पिता की तरह नहीं हूं, मैं उनसे ज्यादा खतरनाक हूं। और इस एक कदम से उसने अपने साम्राज्य को टूटने से बचा लिया। उसने साबित कर दिया कि उसके ज्ञान के पीछे एक फौलादी इरादा भी है। और एक बार घर को सुरक्षित करने के बाद उसकी नजरें उस लक्ष्य पर टिकीं जो उसके पिता का अधूरा सपना था, फारसी साम्राज्य। उस वक्त का सुपर पावर। हाँ, ये तो ऐसा था जैसे आज कोई छोटा सा देश अमेरिका पर हमला करने की सोच ले। बिल्कुल, ये लगभग एक नामुमकिन मिशन लगता था। फारसी साम्राज्य दौलत, जमीन और सेना हर मामले में मैसेडोनिया से 100 गुना बड़ा था। उनके पास लाखों की सेना थी। तो फिर ये हुआ कैसे? ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। एक तरफ हजारों की विशाल फारसी सेना, दूसरी तरफ मुट्ठी भर मैसेडोनिया के सैनिक।
ये सिर्फ बहादुरी का खेल तो नहीं हो सकता? नहीं। किताब के हिसाब से वो क्या खास रणनीति थी जो हर बार काम कर गए? किताब में 3 मुख्य वजह बताई गई हैं। पहली, सिकंदर की सेना छोटी थी पर हाईली प्रोफेशनल और बहुत अनुशासित थी। वो सालों से लड़ रहे थे और एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। ठीक है। दूसरी, सिकंदर की अपनी रणनीति। वो हमेशा कुछ अप्रत्याशित करता था। जैसे ग्रैनिकस नदी में उसने सीधे नदी पार करके हमला कर दिया, जबकि कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था। अच्छा। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो खुद सबसे आगे रहकर लड़ता था। ये बहुत बड़ी बात है। जब सैनिक देखते कि उनका राजा अपनी जान दांव पर लगा रहा है, तो उनका जोश 100 गुना बढ़ जाता था। और इसी रणनीति से उसने गौगामेला की वो निर्णायक लड़ाई जीती जिसने फारसी साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। राजा डेरियस युद्ध के मैदान से भाग गया। बिल्कुल। गौगामेला के बाद सिकंदर सिर्फ एक हमलावर नहीं रहा, वो एशिया का नया बादशाह बन गया था। लेकिन उसकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। नहीं। उसकी विजय यात्रा उससे मिस्र ले गई और वहां जो हुआ वो लड़ाई से भी ज्यादा अजीब था। हाँ, यह कहानी में एक बहुत अजीब मोड़ आता है। वो मिस्र पहुंचता है एक हमलावर की तरह और वहां के लोग उसे अपना भगवान, अपना फराओ बना लेते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब कोई तो वजह होगी। वजह थी फारसी शासन। मिस्र के लोग फारसियों से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने उनके मंदिरों और उनकी संस्कृति का अपमान किया था। अच्छा। जब सिकंदर आया तो उन्होंने उसे एक विजेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता के तौर पर देखा। उसने आते ही उनके देवताओं का सम्मान किया, उनके पुजारियों को महत्व दिया। उसने लोगों का दिल जीत लिया। और यहीं पर उसने उस शहर की नींव रखी जो आज भी अमर है, अलेक्जेंड्रिया। और यहाँ फिर से अरस्तु की छाप दिखती है। कैसे? एक आम विजेता वहां क्या करता? एक सैन्य किला बनाता। पर सिकंदर ने क्या बनाया? एक ऐसा शहर जिसके केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और एक म्यूजियम था। कमाल है। अलेक्जेंड्रिया सिर्फ एक शहर नहीं था, वो सिकंदर के दिमाग का नक्शा था जहां शक्ति और ज्ञान एक साथ रहते थे। ये एक विजेता का नहीं, एक विचारक का कदम था। मिस्र और फारस जीतने के बाद अब उसकी नजरें उस धरती पर थी जिसे यूनानी दुनिया का किनारा मानते थे, भारत। दुनिया का अंत। हाँ, किताब के मुताबिक वो दुनिया के अंत तक पहुंचना चाहता था। हाँ, और यहाँ उसका सामना एक ऐसे राजा से हुआ जो डेरियस की तरह युद्ध के मैदान से भागा नहीं, राजा पोरस। झेलम या हाइड्रोस्पेस नदी के किनारे जो लड़ाई हुई, वो सिकंदर के जीवन की सबसे कठिन और सबसे खूनी लड़ाइयों में से एक थी। किताब में इस लड़ाई का जिक्र बहुत विस्तार से है। पोरस की सेना के हाथियों ने मैसिडोनिया के घोड़ों और सैनिकों में एक तरह की दहशत फैला दी थी। बिल्कुल। मौसम खराब था, नदी में बाढ़ आई हुई थी। एक पल के लिए तो लगा कि शायद सिकंदर हार जाएगा। लेकिन अंत में सिकंदर की बेहतर रणनीति काम आई और पोरस हार गए। पर कहानी का असली हिस्सा तो अब शुरू होता है। हाँ। जब घायल और जंजीरों में जकड़े पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए? और पोरस का जवाब वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब में इतनी गरिमा और इतना आत्मसम्मान था कि सिकंदर हैरान रह गया। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने न सिर्फ पोरस को आजाद कर दिया, बल्कि उसका पूरा राज्य उसे वापस लौटा दिया और साथ में और भी इलाके दिए। उसने एक दुश्मन को दोस्त बना लिया। हाँ, ये घटना दिखाती है कि सिकंदर सिर्फ जमीन नहीं जीत रहा था, वो महानता का पारखी भी था। वो एक बहादुर दुश्मन की इज्जत करना जानता था, जो उसे इतिहास के कई क्रूर विजेताओं से अलग करती है। लेकिन भारत में ही उसे अपनी सीमा का एहसास हुआ, और ये एहसास उसे किसी दुश्मन राजा ने नहीं, बल्कि उसी की अपनी सेना ने कराया। हाँ बिल्कुल। वो गंगा के विशाल मैदानों की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सैनिक वो अब जवाब दे चुके थे। वो लगभग 10 साल से लगातार लड़ रहे थे, अपने घर से हजारों मील दूर थे, थक चुके थे, बीमार थे। उन्होंने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। ये सोचना भी अजीब है, जो इंसान पूरी दुनिया को झुका सकता था, वो अपने ही सैनिकों को नहीं मना पाया। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक विडंबना है। बिल्कुल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपने ही लोगों के सामने बेबस था। वो आदेश दे सकता था, पर वो उनकी हिम्मत और उनकी घर लौटने की इच्छा को खत्म नहीं कर सकता था। तो पहली बार सिकंदर की असीम महत्वाकांक्षा को उसकी अपनी ही सेना की मानवीय थकान के सामने झुकना पड़ा। उसे वापस लौटने का फैसला लेना पड़ा। और ये वापसी
उसकी शानदार जीत की यात्रा से बिल्कुल अलग थी। ये एक त्रासदी थी, बहुत बड़ी त्रासदी। रेगिस्तान पार करते हुए हजारों सैनिक प्यास और गर्मी से मारे गए। ऐसा लगता है जैसे वापसी के सफर ने सिकंदर को अंदर से तोड़ दिया। किताब बताती है कि वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो ज्यादा शक्की, ज्यादा गुस्सैल हो गया था। और फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी अचानक मौत हो गई। अचानक मौत हो गई, शायद मलेरिया से या शायद जहर से। ये राज आज तक कोई नहीं जान पाया। और उसकी मौत के बाद उसने इतनी मेहनत से जो साम्राज्य बनाया था उसका क्या हुआ? ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। अच्छा, उसने एक साम्राज्य तो बना दिया, पर उसे चलाने का कोई सिस्टम नहीं बनाया था। कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। सब कुछ सिर्फ उसकी अपनी शख्सियत पर टिका था। और जैसे ही वो शख्सियत हटी, सब खत्म। उसके जनरल्स उस विशाल साम्राज्य के टुकड़ों के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और वो लड़ाई दशकों तक चली। तो फिर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर उसका साम्राज्य उसके मरते ही खत्म हो गया, तो फिर वो महान क्यों कहलाया? उसकी विरासत क्या थी? किताब के अंत में लेखक इसी सवाल का जवाब देता है। उसकी महानता उसके बनाए साम्राज्य की उम्र में नहीं है। उसकी महानता 3 चीजों में है। पहली, उसकी अविश्वसनीय सैन्य प्रतिभा, जिसे आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। दूसरी, उसका साहस और महत्वाकांक्षा, जिसने इंसानी क्षमता की सीमाओं को चुनौती दी। और तीसरी और शायद सबसे स्थायी विरासत, वो है जिसे हेलेनिस्टिक संस्कृति कहते हैं। अच्छा, अनजाने में ही सही, अपनी विजयों के साथ वो यूनानी भाषा, यूनानी कला और यूनानी दर्शन के बीज उन सभी जमीनों में बो गया जहां से वो गुजरा। मतलब पूर्व और पश्चिम के बीच एक पुल बनाया। एक ऐसा सांस्कृतिक पुल जो उससे पहले कभी नहीं था और जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन किताब उसकी कमजोरियों को भी नहीं छिपाती। उसका अहंकार, उसकी क्रूरता और वो कभी ना खत्म होने वाली जीत की भूख। बिल्कुल। लेखक के अनुसार जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनी। वो जीतता गया लेकिन कभी संतुष्ट नहीं हुआ। हर जीत के बाद उसे एक और बड़ी जीत चाहिए थी। शायद इसीलिए उसने दुनिया तो जीत ली, पर उसे कभी शांति नहीं मिली। तो इस पूरी कहानी से आज के समय में कोई भी व्यक्ति क्या सबक ले सकता है? कई गहरे सबक हैं। पहला तो यही कि सच्ची लीडरशिप सिर्फ हुक्म चलाने से नहीं आती, बल्कि लोगों के दिलों को समझने और उनका सम्मान करने से आती है। सही। दूसरा, जैसा उसने पोरस के साथ किया, एक मजबूत इंसान अपने दुश्मन की ताकत का भी सम्मान करता है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि महत्वाकांक्षा एक अच्छी चीज है, लेकिन जब इसका कोई अंत ना हो तो वो खतरनाक हो जाती है। वो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। सिकंदर ने दुनिया जीत ली, लेकिन शायद इस प्रक्रिया में खुद को ही खो दिया। मतलब जेकब एबट की किताब के आखिर में जो सिकंदर हमारे सामने आता है, वो सिर्फ तलवार चलाने वाला एक हीरो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक उलझा हुआ, एक जटिल इंसान है। एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया जीती पर अपनी ही सेना की थकान और अपनी ही असीम इच्छाओं से हार गया। एकदम सही। उसकी विरासत एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ वो है जिसने अलेक्जेंड्रिया जैसे ज्ञान के केंद्र बनाए और सभ्यताओं को जोड़ा, और दूसरी तरफ वो है जिसकी जीत की भूख ने लाखों लोगों की जान ली और अंत में उसके अपने साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न जरूर छोड़ जाती है। अगर सिकंदर को किसी तरह पता चल जाता कि उसका बनाया साम्राज्य उसके मरते ही बिखर जाएगा, तो क्या वो फिर भी ये सब करता? बहुत अच्छा सवाल है। क्या उसकी असली प्यास एक स्थायी साम्राज्य बनाने की थी, या सिर्फ जीतने के उस रोमांच की थी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो?